हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस की 1000 एमसीक्यूज की ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आरआरबी जेईई 2019 में पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्जाम है, आरआरबी एलपी हो या फिर जेईई टेक्नीशियन या फिर कोई भी आरआरबी से रिलेटेड एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो पहला ही क्वेश्चन काफी आसान सा है, निम्नलिखित में से कौन सी दाब मापने की इकाई नहीं है। बट आपको ये नहीं जानना है, बल्कि आपको इनमें रिलेशन जानना है। जैसे ये जो बार है, टार और पास्कल, ये प्रेशर के यूनिट हैं, लेकिन ये जो शेक है ये प्रेशर का यूनिट नहीं है। इस वजह से डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो बार होता है, एक बार एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है, और ये लार्ज यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का। और ये जो पास्कल है ये एसआई यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का। तो अगर मैं लिखूं एक बार इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये 10⁵ पास्कल होता है। और वहीं पर अगर मैं इसको टॉर में लिखना चाहूँ तो एक बार 760 टॉर के बराबर होता है। और वहीं पर ये जो शेक है ये आपका टाइम का यूनिट है, यानी एक शेक इज इक्वल्स टू 10⁻8 सेकेंड होता है। ठीक है, ये 10⁻8 सेकेंड है। तो ये आपका टाइम का यूनिट है, बाकी सारे प्रेशर के थे, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण अधिक है। अब यहाँ पर आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है। आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी एक सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो और आप इसको मूव कराना चाहते हो, तो इस सरफेस द्वारा इस ऑब्जेक्ट के बॉटम में एक अपोजिंग नेचर का फोर्स काम करता है। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट के बॉटम में इधर फोर्स लगाएगा, ठीक अपोजिट साइड में। इसी को हम फ्रिक्शन कह देते हैं। तो ये 3 टाइप से हो सकता है। पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि अगर आप फोर्स लगाते हो इस ऑब्जेक्ट पर मूव कराने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट हिले ही ना। मतलब इस सरफेस द्वारा इसके बॉटम में जो अपोजिंग नेचर का फोर्स लग रहा है वो इतना तगड़ा है कि इसको हिलने ही नहीं दे रहा है। तो इसे हम कह देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और वहीं पर अगर आप फोर्स लगा करके इसको मूव करा देते हो, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर जाता है, थोड़ा आगे चला जाता है, तो यहाँ पर भी ये जो सरफेस है इसके द्वारा इसके बॉटम में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है ये, लेकिन इससे कम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव हो जा रहा है। तो इसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह दे रहे हैं। और अगर आपने शेप ही चेंज कर दिया इस ऑब्जेक्ट का, इसको आपने स्फेरिकल कर दिया या फिर रोलर बना दिया या फुटबॉल आपने रख दिया, कोई बॉल रख दिया, तो उसको आप हल्का सा भी फोर्स दोगे तो ये आसानी से लुढ़क करके आगे चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार इस सरफेस के द्वारा इसके बॉटम में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो बहुत ही कम है। वैसे भी यहाँ पर बहुत ही कम कांटेक्ट होता है ना। तो इससे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, ये आपका ज्यादा होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं होने देता है। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट। सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है। तो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय नेचर का होता है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि कब हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये तब होता है जब आपके माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। अगर 5.5 से पीएच वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब है कि आपका जो मुंह है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का हो गया, है ना। और अगर ये एसिडिक नेचर का हुआ तो आपके दांत में सड़न शुरू हो जाती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप डेली टूथपेस्ट करते ही रहते हो। तो ये आपका बेसिक नेचर का होगा, तभी तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो टूथपेस्ट आप सामान्यतः यूज करते हो वो किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। वैसे भी आपने सुना ही होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो नमक होना ये भी थोड़ा सा दर्शाता है कि आपका टूथपेस्ट कैसा होगा, क्षारीय नेचर का होगा। इसके अलावा जो वॉशिंग सोडा का घोल आप यूज करते हो, डिटर्जेंट का घोल, स्लैक लाइम, चूना वगैरह, ये ऐसे घरेलू पदार्थ हैं जो कि आपके बेसिक नेचर के होते हैं। आगे है कि एंजाइम टाइलिन इज सीन इन। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? काफी आसान सा सवाल है। सबको पता है कि जो टाइलिन एंजाइम है ये हमारे सलाइवा यानी कि लार में पाया जाता है। ये स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करने का काम करता है। और वहीं पर ये जो आपको गैस्ट्रिक जूस लिखा गया है, जितने भी जूस यहाँ पर हैं ये भी कोई ना कोई एंजाइम रखते हैं। जैसे जो गैस्ट्रिक जूस है ये मेनली आपका पेप्सिन और रेनिन एंजाइम रखता है। फिर जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज ये एंजाइम होते हैं। ध्यान देना
ये जो टाइलिन है इसको हम लोग अमाइलेज भी कहते हैं, इसको हम लोग अमाइलेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सलाइवरी अमाइलेज होता है, राइट। ये आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, और जबकि ये जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है ये आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। और जो आपका इंस्टेंटेनियल जूस है ये कौन कौन से एंजाइम्स रखता है, तो ये आपका माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम रखता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन, मानव शरीर के किस भाग में आपको सबसे छोटी हड्डी मिलेगी। तो ये कई बार आप देख चुके हो कि मानव शरीर के कौन से भाग में सबसे छोटी हड्डी मिलेगी, तो हमारे कानों में मिलती है। और कान में भी कौन से भाग में, तो मिडिल ईयर में, राइट। ये हमारे मिडिल ईयर में मिलती है, मध्य कर्ण में मिलती है। और कौन कौन सी होती हैं हड्डियां, बेसिकली 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। यानी ये जो मैलियस है इसको हम लोग हैमर भी कहते हैं, जो कि हथौड़े के शेप का होता है। इनकस को हम लोग एनविल भी कहते हैं, और ये जो स्टेपीज है इसको हम स्टीरप भी कहते हैं। तो मैलियस, इनकस और स्टेपीज ये 3 हड्डियां हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती हैं, जिनमें स्टेपीज जो है ये आपका सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हो या इंफ्रासोनिक साउंड हो या फिर ऑडिबल रेंज हो, इसमें अल्ट्रासाउंड पूछा गया है, तो अल्ट्रासाउंड का जो रेंज होता है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। और वहीं पर इससे अगर हम थोड़ा और कम जाएं, यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, तो ये आपका ऑडिबल रेंज होता है, जिसको आप सुन सकते हो, राइट। और वहीं पर इससे भी अगर कम हो, यानी बिलो 20 हर्ट्ज हो, तो ये आपका इंफ्रासोनिक होता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका अबव 20 किलोहर्ट्ज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट विभवांतर के विपरीत 1 कूलम आवेश के जाने पर कितना कार्य होता है। ये एक डेफिनेशन टाइप से पूछ दिया गया। ये डेफिनेशन 1 वोल्ट का होता है। 1 वोल्ट हम कब कहते हैं, जब एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन शर्त यह है कि इससे जो आप ट्रांसफर कर रहे हो 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इतना करने पर आप 1 जूल कार्य करते हो, तब ये आपका कहलाता है 1 वोल्ट। इनमें रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि V = W/Q, यानी कि 1 वोल्ट का 1 वोल्ट वोल्टेज तब होता है, यानी ये जो पॉइंट है ना, इनको आप पोटेंशियल कह दो, तो इन पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट तब होगा जब इस पॉइंट से आप 1 कूलम चार्ज को ले जाते हो, ट्रांसफर करते हो इस पॉइंट तक, और उसमें आपको 1 जूल कार्य करना पड़े, यानी 1 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम 1 जूल कहते हैं, डी 1 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ कोक। कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। देखिए, कोक का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है, क्योंकि ये जो कोक है वो बहुत ही प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है, ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, लगभग 98% ये प्योर होता है। तो इसका यूज हम करते हैं, कोई भी मेटल है जो कि किसी तरीके से किसी चीज में मिक्स है, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, Fe2O3 हो गया, या फिर कोई भी मेटल जो मिट्टी में मिला हुआ है, सेंड में मिला हुआ है, बालू में मिला हुआ है, तो उससे हम प्योर मेटल निकालना चाहते हैं। तो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो मेटलर्जी में ये कोक यूज होता है। क्यों यूज होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी धातुओं के निष्कर्षण में एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यह काम करता है। जैसे जो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर अगर आप कोक के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करेगा, जिंक अलग हो जाएगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के चला जाएगा, राइट। तो किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कोक का यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और मेटल को शुद्ध रूप में निकालने के प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। आगे है ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ। ये जो ल्यूकोडर्मा है ये किसकी बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा में कुछ इस तरीके से आपके जितने स्किन होता है, आपका जितना स्किन होता है उस पर कुछ इस तरीके के व्हाइट व्हाइट धब्बे जैसे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये कौन सा हमारा डिजीज हुआ, किस पर होने वाला, तो स्किन पर होने वाला ये डिजीज है, ये त्वचा का एक रोग है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट डू वी डू टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल प्लेइंग कैरम। तो कैरम खेलते समय घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं। इतना आसान सा सवाल पूछा है कि आप कैरम खेलते समय
बोर्ड पर 2 या 3 बूंद तेल लगा देते हो, यानी ऑयल, आप ऑयल के ड्रॉप उस पर गिरा देते हो, या बोर्ड को चिकने कपड़े से पोंछते हो, या बोर्ड को एक तरफ ऊंचा रखते हो ताकि वो तिरछा हो जाए और आसानी से जो भी आपका यहाँ पर जो जिसको आप गोटी बोलते हो, जो भी बोलते हो आम भाषा में, वो यहाँ पर स्लाइड कर जाए। या फिर बोर्ड पर आप बारीक पाउडर छिड़कते हो। तो कितना आसान सा सवाल है, सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पर बारीक पाउडर छिड़कते हैं, जिससे इनके इसका जो बोर्ड का, आपके कैरम बोर्ड का जो सरफेस है और ये जो गोटियां हैं, इनके बीच फ्रिक्शन कम हो जाए वो, और ये आसानी से स्लाइड कर सके इस पर। तो सिंपली डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि यहाँ पर तो हम पाउडर का यूज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कम हो, राइट, फ्रिक्शन को हम कम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखोगे आप तो ऑयल का यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, है ना। आप कहीं गलत डायरेक्शन में मत जाना, बट ऑयल का यूज हम लोग मशीन वगैरह में करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लेकिन आप कैरम बोर्ड पर देख रहे हो कि ये फ्रिक्शन को बल्कि बढ़ा देगा। ऐसे ही जो पाउडर है इसका यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कम हो, ताकि कैरम बोर्ड पर जो आपके गोटियां हैं वो आसानी से फिसल सकें, आसानी से मूव कर सके, स्लाइड कर सकें। लेकिन जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर भाला फेंकते हैं, वो लोग अपने हाथों में कुछ पाउडर जैसा चीज लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, बल्कि वो इसलिए लगाते हैं कि फ्रिक्शन बढ़े, ताकि भाले पर उनका जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा बने, जिससे पकड़ मजबूत रहे और भाला को फेंकते समय वो स्लिप ना करे। तो जैसा जहां पर आप यूज कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाउडर छिड़कने से फ्रिक्शन कम ही होता है। ये जगह जगह की बात है, कहीं पर फ्रिक्शन कम होगा, कहीं पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फिलहाल में कैरम का हमसे पूछा गया था, तो बोर्ड पर अगर हम बारीक पाउडर छिड़कते हैं तो इससे फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व्ड इन अ मेटल एसिड रिएक्शन, यानी धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आप लेकर के आओ पकड़ करके एक मेटल को, और आपके माइंड में कोई भी मेटल आ सकता है, सोडियम आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, और एक एसिड को लाओ। एसिड भी आप जनरली देखोगे तो आप कह दोगे हाँ HCl ले लो आप एक एसिड के तौर पर। तो ये जो आपका है सोडियम और HCl, ठीक है, ये आपका हो गया मेटल और ये आपका हो गया एसिड। अब इसमें होगा क्या कि मैंने आपको बताया था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो केस था, कि इसमें जो सोडियम है ये इतना रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कि ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। बेचारा हाइड्रोजन जो है वो अकेले बचेगा और ये हमारा गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हो, ऐसे केस में क्या होता है, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिएक्टिविटी टेबल सीरीज है, इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पर है, जबकि जितने भी मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इनको अगर आप रिएक्ट कराओगे जैसे कॉपर को ना, तो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। ये यहाँ पर क्या होगा, ये HCl कर लो आप, ये यहाँ पर क्या होगा आपका, रिएक्ट करेगा ही नहीं, यानी ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। बहुत ही कम का मतलब कि हाइड्रोजन से कम है, राइट। आगे है, BCG वैक्सीन इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रिवेंट, यानी BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो आसान सी बात है, ये तपेदिक के लिए किया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कौन से बैक्टीरिया से ये होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम से होने वाला डिजीज है, ठीक है। ये जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है। आगे है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेव वेलोसिटी। तो ये कोई सवाल हुआ, वेव वेलोसिटी हो गया तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट इन, यानी किसमें हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो मंकीज, ये तो हमारे ही पूर्वज हैं, तो इनमें तो हार्मोन्स होगा ही होगा। बाकी जो रैट्स है, कैट्स है, इनमें भी हार्मोन्स होता है, लेकिन बैक्टीरिया में हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का ही, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसी का अभाव होता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम होता ही नहीं है तो फिर ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होगा। तो बैक्टीरिया हमारा करेक्ट आंसर है। जीवाणुओं में हार्मोन्स नहीं होता है। द आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, यानी मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है। तो कौन सा यहाँ पर आपका आइसोटोप है जो कैंसर के उपचार के लिए यूज होता है, बेसिकली मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने के लिए, तो ये कोबाल्ट 60 का यूज होता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इससे गामा रेज इमिट होती हैं, और ये गामा रेज
बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं टिश्यूज में, बहुत ही डीपली ये इनको पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो ये जो कोबाल्ट 60 है ये यूटिलाइज होता है इन रेडिएशन थेरेपी टू टारगेट कैंसरियस ट्यूमर। तो कोबाल्ट 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने और कैंसर के उपचार के लिए एक समस्थानिक है। आगे है टू ऑब्टेन द सेम साइज इमेज एट 2f2 आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। यानी उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो देखिए लेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एक बार आप बस 2 मिनट दे दो मुझे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के पूरे केस हैं, जिसमें आप 2 रूल बस जानो कि जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो रेज होती हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जो पैरेलल रे होती हैं वो फोकस से होकर के जाती हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है रे वो बिना डेविएट हुए आगे चली जाती है। बस इतना अगर आपको पता है तो आप सारा का सारा बना लोगे। तो पहला जो केस है, जब रेज आपकी इन्फिनिटी पर होंगी, इन्फिनिटी से आ रही हैं तो पैरेलल आ रही हैं, और जैसे ही ये इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग कन्वर्जिंग नेचर का भी बोलते हैं। अब ये आपका देखिए फोकस पर आ रही हैं तो ये बहुत ही पॉइंट साइज का इमेज बना रही हैं, बहुत ही छोटा इमेज बना रही हैं। तो जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी पर है तो बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है और इस लेंस के बहुत ही पास बन रहा है। अब जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाओगे, ये जो इमेज है एक तो ये बड़ा बनता चला जाएगा और इस लेंस से दूर बनता चला जाएगा। तो अब देखिए अगला जो केस है, जब इसे इन्फिनिटी से आप इस 2f2 के थोड़ा पास लाए, हालांकि अभी भी 2f2 से दूर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पैरेलल रे जाएगी वो फोकस से होकर के जाएगी, और जो रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो बिना डेविएट हुए आगे चली जाएगी। ऐसे केस में जो आपका इमेज बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट से तो छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी इमेज इन्वर्टेड बनता है तो वो रियल ही होता है। रियल और इन्वर्टेड ये दोनों एक साथ होते हैं, राइट। तो ये आपने केस देखा। अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इसके पास लाओ, 2f1 पर लाओ। मैंने ला दिया 2f1 पर। अब अगर जो पैरेलल रे जा रही है वो फोकस से होकर के जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना डेविएट हुए आगे चली जाएगी। ऐसे केस में जो आपको ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है और जो इमेज आपका बन रहा है वो दोनों सेम साइज के होंगे। और अगेन यहाँ पर भी आप देख रहे हो इन्वर्टेड है, उल्टा है, और जो उल्टा होते हैं वो रियल होते ही होते हैं। आगे अब जब इस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा और खसकाइए और बीच में लाइए, है ना, यहाँ पर लाइए, इससे बोलिए कि थोड़ा खसकिए, यहाँ पर जब ये आएगा तो अब अगेन वही केस, पैरेलल जाने वाला फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला बिना डेविएट हुए आगे चला जाता है। तो अब आप देखोगे कि जो इमेज बन रहा है वो देखिए कैसे दूर होता चला जा रहा है, यहाँ पर और दूर हो गया, 2f2 के आगे चला गया, और कैसा बना, उल्टा बना अगेन। और उल्टा होगा तो रियल होगा, रियल और इन्वर्टेड बना, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। देखिए छोटा इमेज से हम लोग शुरू किए थे, थोड़ा और बड़ा बना, थोड़ा और बड़ा बना, यहाँ पर तो सेम साइज का हो गया था, और भी यहाँ पर बड़ा बना इमेज। और फिर जब हम लोग इसको थोड़ा खसका करके और पास लाते हैं इस लेंस के, यानी f1 पर, तब क्या होगा, पैरेलल जाने वाला रे फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे सीधे चला जाएगा बिना डेविएट हुए। इस बार तो हद ही हो गई, ये जो इमेज है ये इन्फिनिटी पर बन गया, बहुत बड़ा बना, मैग्नीफाइड बना। और जो भी इमेज आपका उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ भी उल्टा ही बनेगा तो वो रियल होता है, तो रियल और इन्वर्टेड बना। लेकिन एक केस ऐसा है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ला रहे हो, यानी इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, तो क्या होगा, ये जो पैरेलल रे है वो फोकस से जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो यहीं से चली जाएगी। लेकिन इस बार जो आपको इमेज है वो लेंस के इस साइड ना बन करके लेंस के पीछे ही आपको बनती हुई प्रतीत होगी, रियल में नहीं बनेगी, बनती हुई प्रतीत होगी। लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, बड़ी तो इन सब केस में भी थी, लेकिन इस बार ये जो इमेज है वो सीधी बनेगी, यानी इरेक्ट होगी, राइट। और जो भी इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, वो कंफर्म है कि वो वर्चुअल होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपका बनेगा एकमात्र केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, राइट। तो ये केस आपको ध्यान में रहेगा। इतना अगर आप जानते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे है इवापोरेशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस, यानी पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है। कब इवापोरेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है या फिर इससे नीचे, ऊपर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर कब होता है। वाष्पीकरण क्या होता है, बेसिकली पानी का वाष्प बन करके उड़ जाना। यदि आप एक बर्तन में पानी रखते हो और इसको धूप में रख दो, आप कुछ देर बाद देखोगे
ये जो पानी है ये अगर वाष्प बन करके उड़ जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। या फिर आप कपड़ा सुखाते हो तो कपड़े के ऊपर जो पानी है वो अगर वाष्प बन करके उड़ जाता है तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन ये कितने तक के टेम्परेचर पर होता है? आप देखोगे कि इसे आपने धूप में रखा तो ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मिलेगा और ये पानी वाष्प बन करके धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो इसे तो हम लोग इवापोरेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी पानी को आप गर्म करने लग जाओ और गर्म करते करते इतना गर्म करो कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए, यानी ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, तब जो पानी वाष्प बन करके उड़ेगा उसको हम लोग इवापोरेशन नहीं कहेंगे, राइट? उससे हम लोग सिंपली बॉइलिंग कहेंगे। तो यहाँ पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं, ना कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज फिर बॉइलिंग आप किसे कहोगे? बॉइलिंग गुस्सा हो जाएगा कि मुझे बॉइलिंग नहीं कह रहे हैं, इवापोरेशन कह दे रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही आपका इवापोरेशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोवियल फ्लूइड फाउंड? निम्नलिखित में से किस में श्लेष द्रव पाया जाता है? श्लेष द्रव या साइनोवियल फ्लूइड वहां पाया जाता है जहां पर आपके हड्डियों में जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, ऐसे जगह पर। और साथ ही साथ जोड़ तो होता ही हो लेकिन उसको आप फ्रीली मूव करा सकते हो, जैसे आपके घुटनों का, नी का जो जोड़ हो गया या फिर आपके हथेली का हो गया है ना, जो जोड़ होता है आप उसको मूव कर सकते हो, जो फ्रीली मूव हो जाए, वहां पर ये साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। आप जैसे यहाँ पर देख लो, ये आपका नी का जोड़ है जहां पर ये आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा है। ये जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ताकि आपका जो जोड़ है, ज्वाइंट है, वो फ्रीली मूव हो सके, आप आसानी से उठ सको, बैठ सको, अपने हाथों को इधर उधर घुमा सको, राइट? तो फ्रीली मूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं, राइट? अगर आप किसी फ्यूल को पूरी तरीके से जलाते हो तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसी हीट एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी में, जिसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और कुछ चीजों की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 45,000 किलो जूल पर केजी होता है, और जो एलपीजी है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 55,000 होता है किलो जूल पर केजी, और जो नेचुरल गैस होता है इसका 50,000 किलो जूल पर केजी। सबसे ज्यादा पूछे कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस का होता है। कितना? ये आपका टोटल 1.5 लाख होता है, ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, और इसे हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर केजी में। आगे है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज अ डिजीज ऑफ द, थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? थ्रोम्बोसिस में एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है, ये क्लॉट हो जाता है, ठीक है? जो ब्लड क्लॉट होता है ना, जिससे जो ब्लड वेसल है, जिस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा था, अगर क्लॉट हो जाएगा, धक्का जम जाएगा तो नसें फट जाएंगी। तो नर्व ब्रस्टिंग, ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नसों का फटना, ये थ्रोम्बोसिस डिजीज कहलाता है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ब्लड से रिलेटेड है, इस वजह से आपका आंसर शायद सी दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर नर्व ब्रस्टिंग यानी नसों का फटना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो आपके नसों में फ्लो हो रहा है, और अगर ये क्लॉट हो जाता है तो नसें फट जाती हैं। आगे है, ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड इनटू लेड एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए, अगर एक रिएक्टेंट है वो अगर दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऐसे ही जो लेड ब्रोमाइड है ये आपका एक रिएक्टेंट है, अगर ये दो प्रोडक्ट यानी लेड और ब्रोमीन में टूट रहा है तो इसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया कहते हैं। और वहीं पर अगर दो आपके रिएक्टेंट होते, कोई एक प्रोडक्ट बनाते, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया अभी जस्ट इससे पहले, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था। आगे है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके किसका माप होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके इनर्शिया का माप होता है, जड़ता का माप होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। तो सी आंसर यहाँ पर सिंपली हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। यानी डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये आपका है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स
विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, जैसे ए प्लस बी, आप यहाँ पर दो रिएक्टेंट ले रहे हो और इससे जो भी प्रोडक्ट बना सी डी या फिर ई, तो यहाँ पर जो मास था इसका, ठीक है, और यहाँ पर जो ओवरऑल मास है ये नहीं बदलेगा। भले ही कोई गैस बना, गैस बन करके उड़ गया, आप उन सबको अगर देखोगे तो इनका जो मास है और यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में जो मास है, दोनों के दोनों सेम है, ये चेंज नहीं होंगे। तो वही है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में कह रहा है जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितना इधर है उतना इधर रहेगा, ना ही आप यहाँ पर कोई नया क्रिएट कर सकते हो, ना ही जितना यहाँ पर था उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे है व्हाट डज विटामिन के डिफिशियंसी लीड्स टू। तो विटामिन डी ये आपका हो जाएगा, कहाँ गया, ये आपका रक्त का थक्का जमने में इससे समस्या हो जाती है, यानी प्रॉब्लम इन ब्लड कोआगुलेशन। विटामिन के की कमी से ऐसा हो सकता है। आगे है द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बैसिलस कॉजिंग टाइफाइड फीवर इज, यानी टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले जो टाइफाइड बैसिलस की परिपक्वता अवधि होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहली बात, ये जो टाइफाइड है वो किसके कारण होता है, तो ये साल्मोनेला, जो साल्मोनेला टाइफी, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये आपका कितने दिनों में मैच्योर होता है, ऐसा पूछा गया है। क्योंकि ये आपके शरीर में तो एंटर कर जाता है, लेकिन इसको 8 से 14 दिन लगते हैं, लगभग आप कह लो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक लगते हैं मैच्योर होने में, परिपक्व होने में, तब जाकर के ये अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है इनक्यूबेशन पीरियड, यानी बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की जो परिपक्वता अवधि होती है, यानी मैच्योर ये कब होता है, 8 से 14 दिन में। ये ऐसा नहीं है कि आपको टाइफाइड हो गया तो 8 से 14 दिन में ठीक होता है, वो बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कब ये जो साल्मोनेला टाइफी आपके बैक्टीरिया है ये कब अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, 8 से 14 दिन में ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। आगे है हु डिस्कवर्ड द फैक्ट दैट सनलाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स। इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये किया था न्यूटन साहब ने। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका सनलाइट है, ये व्हाइट लाइट जो होता है ये टोटल 7 कलर में टूटता है, जो कि आपका विबग्योर होता है, सबको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें जो वायलेट होता है ये ज्यादा डिस्पर्स होता है और जो रेड कलर है ये सबसे कम इसका डेविएशन होता है। आगे है कि मिथाइल ऑरेंज एज, ये जो मिथाइल ऑरेंज है डैश होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये भी आपका एक इंडिकेटर है, राइट। अब ये इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देता है और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये अम्लीय यानी कि एसिडिक मीडियम में तो रेड हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये येलो हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम में ये लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले भी कुछ और इंडिकेटर दिखाए थे और यहाँ पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ। इनको आप जो लिटमस है ये वाला और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर और टर्मरिक वाला और फिनाल्फ्थेलिन, ये आप चारों ध्यान में रखना, जो कि अक्सर करके पूछा जाता है। तो इसको आप नोट करके रखो या फिर जैसे भी, लेकिन इनको याद रखो, राइट। आगे है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थीन मेटल शीट इज नोन एज, यानी धातुओं को पीट कर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो मेटल्स को अगर आप पीट कर उनको पतला चादर बना देते हो उनका, तो इससे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। जबकि एक और आपका वर्ड होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, अगर आप किसी मेटल को खींच करके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो ये आपका डक्टिलिटी कहलाएगा, यानी तन्यता कहलाता है। यानी आप इसको खींच तान करके एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो फिलहाल में हमसे बोला गया है कि किसी मेटल शीट को आप पीट कर पतला कर दे रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये जो आपका कॉपर हो गया, टीन हो गया या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इनका जो मैलेबिलिटी होता है वो काफी हाई होता है। तभी तो ये गोल्ड के अच्छे अच्छे डिजाइन बना दिए जाते हैं इन्हें पीट कर। और इनकी खासियत होती है कि इनको पीटोगे आप, ये पतले चादर बन जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ऐसे ही ये वायर बन जाएगा आपका लेकिन टूटेगा नहीं, राइट। तो ये आपका मैलेबिलिटी हो गया और ये आपका डक्टिलिटी हो गया। आगे है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है।
ब्यूटेन में ब्यूट आपका प्रफिक्स है, एन आपका सफिक्स है, यह आपका एल्केन ग्रुप का सदस्य है, एल्केन। तो इसमें ए एन ई आ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2। तो एन की जगह पर आपको ब्यूट का मतलब क्या होता है 4, क्योंकि आपका होता है ना मेथ एथ प्रोप ब्यूट। मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4। पेंट ऐसे ही होता है 5, हेक्स होता है आपका 6, हेप्ट होता है 7, ऐसे ही आपका चला जाता है। तो यहाँ पर तो आपसे ब्यूट पूछा है, तो ब्यूट का मतलब 4 आपको रखना है एन की जगह पर। तो ये 4 दूनी के 8 और ये 2 10। और इसमें आपको इतना दिमाग लगाना नहीं था, हालांकि ये तो बस बताने के लिए था कि आपको ब्यूट का मतलब 4 दिख रहा था, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया गया था। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इन द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई एवरी रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक। यानी आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद जो वर्षा की प्रत्येक बूंद है, ये किसकी तरह काम करती हैं? तो ये एक ग्लास प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था, जो ग्लास प्रिज्म है ये व्हाइट लाइट को टोटल 7 कलर में कन्वर्ट कर देता है ना, टोटल 7 कलर में कन्वर्ट कर देता है और उसको उसका डिस्पर्शन कर देता है। तो यहाँ पर भी ये जो आपका बरसात के बाद जो हमारे वायुमंडल में छोटी छोटी कड़े पानी की रह जाती हैं, वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। तो ये प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जब व्हाइट लाइट इन पर पड़ता है तो ये 7 रंगों में टूट जाती हैं और यहीं आपको आसमान में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती हैं। तो ये ग्लास प्रिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ वायरस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का विशिष्ट लक्षण है? तो वायरस का इनमें से कौन सा विशिष्ट लक्षण है? ये जो आपका है वायरस केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, यानी वायरस मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट्स। यहाँ पर मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो वायरस है, वायरस मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट्स, यानी वायरस केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ये आपका एक फीचर है, राइट। बाकी आपके वायरस कंप्राइजेज ऑफ फैट्स एंड कार्सिनोजन, ये आपका फीचर नहीं है। या फिर मृत जानवरों पर ही वायरस तेजी से पनपता है, ये इसका कोई फीचर नहीं है। ना ही वायरस के विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, राइट। तो ये भी आपका गलत है। और वायरस में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वायरस केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। इस वजह से बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द यूनिट कूलाम पर सेकेंड। यानी कूलाम पर सेकेंड मात्रक का दूसरा नाम क्या होता है? तो कूलाम का मतलब यहाँ पर क्यू हो गया, चार्ज का जो यूनिट है, और सेकेंड टाइम। तो ये आपका होता है आई। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी या क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। काफी आसान सा सवाल था। तो यहाँ पर कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड हम किसको कहेंगे? एम्पियर, यानी करंट को, ठीक है। ये आपका एम्पियर हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कमर्शियली नोन एज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को, यानी एसिटिक जो अम्ल होता है, इसको हम किस रूप में जानते हैं? ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सदस्य है। यह आपका कहलाता है कहाँ गया, ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड आपका होता है। जो आपका एसिटिक अम्ल है, इसे हम लोग एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। आगे है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता कितनी होती है? यहाँ पर कंपेरिजन करके बताना है आपको सिंपली, कि सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सिंपली कंपेरिजन करना है। तो ये जो पूछा गया इसका कुछ ना कुछ जरूर मतलब है, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है। और आपको पता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे लिखो बकनोफनी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो आपको तो पता है कि फ्लोरीन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेरिजन करो, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का 7। तो ये आपका होता है 1s2 2s2 2p6 2p6। तो 2 2 4 और ये 3 7। इस नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं। अब p में आप जानते हो टोटल यहाँ पर 1 2 और 3, जबकि ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो 8 होता है इसका। तो आप करोगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 हो गया, केवल 4 यहाँ पर आएगा। तो इसमें जो p ऑर्बिटल है आपका,
इसमें अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर 2 आपके ऑर्बिटल यहाँ पर अभी भी खाली हैं, जबकि यहाँ पर देखिए ये हाफ फिल्ड है, यानी आधा भरा हुआ है। तो कभी भी कोई भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर वो फुल फिल्ड है, ठीक है, वो फुली भरा हुआ है या फिर हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये हाफ फिल्ड है, जबकि ये देखिए आपका हाफ फिल्ड नहीं है, ना ही ये फुली फिल्ड है। तो ये कम स्टेबल है, जबकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल चीज़ों से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, जबकि जो स्टेबल नहीं है वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लोगे। तो जहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको नाइट्रोजन के पास। इस वजह से इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अधिक होगा, राइट। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज तो आप देखोगे तो राइट साइड मूव करते समय आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बढ़ा। कारण भी आपको मैंने बता दिया। आगे है पोटैटो इज अ, आलू क्या है? आलू एक तना है। सी आंसर हमारा करेक्ट है, ये एक तना है। और द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लंग्स अकर इन, यानी फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? देखिए फेफड़ों में अगर हम बात करें, जब भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से एंटर किया, लेकिन हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है, जो कि ब्लड वेसल्स के साथ हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर हमारे लंग्स तक आता है, फेफड़ों तक आता है। और फेफड़े के पास कुछ आपको इस अंगूर के गुच्छे की तरह एल्वियोली दिखेंगे। यहीं पर जो ऑक्सीजन आ रहा था वो ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए, जो सबसे लास्ट पार्ट आपका होता है ये एल्वियोली, यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था ये आपके फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया जाता है। तो कहाँ पर ये दोनों एक्सचेंज हुए? ये जो लास्ट वाला पार्ट था फेफड़े में, एल्वियोली, यहाँ पर। तो एल्वियोली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में कृपिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो गैसेस हैं इनका एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लंग्स अकर इन, कहाँ पर? एल्वियोली में। ये आपको ध्यान देना है, एल्वियोली में इनका एक्सचेंज होता है। आगे है विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच एनेबल्स us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। अगर सेम पिच और सेम लाउडनेस के साथ दो आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, राइट, दो आवाजें, तो आप उनको कैसे अलग कर पाओगे? क्या चीज उनमें देखोगे कि आप कहोगे कि ये आवाज किसी दूसरे चीज की है और ये आवाज किसी दूसरे चीज की है? तो इनको हम अलग कर सकते हैं इनके टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड के को कंपेरिजन करके। टिम्बर बोले तो ये एक तरीके से टोन होता है। आप देखे होगे कि दो टोन आप सेट करो, एक पे कोई दूसरा टोन आप लगाओ और एक पर कोई दूसरा टोन लगाओ, लेकिन आप उसका पिच सेम रखो और लाउडनेस भी सेम रखो, तो उनके टोन से आप बता सकते हो कि ये जो साउंड है ये किसी दूसरे तरफ से आ रही है और ये किसी दूसरे तरफ से आ रही है। जैसे होता है ना कि अगर दो व्यक्तियों को आप बोलो कि आप बोलिए कुछ, और सेम पिच से उनको बुलवाओ कि उनका जो पिच होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या फिर आप उनको रिकॉर्ड कर लो, उनका पिच सेम कर दो और उनका जो लाउडनेस है वो भी सेम कर दो, लेकिन दोनों लोग आवाज रिकॉर्ड करे हैं उनका जो टोन होगा वो अलग अलग होगा, यानी उनका जो टिम्बर होगा या क्वालिटी ऑफ साउंड होगी वो अलग अलग होगी, उससे आप उनको अलग अलग कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम लोग टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड से जो दो आवाजें हैं या फिर जो आवाजें हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रोज एट द रेट ऑफ अबाउट हाफ एन इंच पर मंथ, यानी सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो कौन सा हिस्सा है वो? सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा है जो प्रति माह हर महीने में लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता रहता है? तो ये आपका ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ना लार्ज इंटेस्टाइन, ना ही आपका कान है, बल्कि आपका हेयर यानी कि बाल है, जो कि आधा इंच की दर से हर महीने बढ़ता रहता है। आगे है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टीन का एलॉय है, राइट। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से आपको बताना है कौन है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फिर ये जो हम लोग प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि जो मिनरल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जो खनिज होते हैं ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
और इनकी भी जरूरत हमें होती है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के सहारे हम जीते हैं, इनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, हालांकि इनसे थोड़ा कम है। इस वजह से ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, राइट। तो मिनरल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन आपके लिए जरूरी है, मैग्नीज, कॉपर, इवन आपका मॉलिब्डेनम, जस्ता, बोरान, क्लोरीन, निकल, ये सब बहुत ही कम मात्रा में लेकिन जरूरी होते हैं। ऑक्सीजन भी हो गया आपका, कार्बन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरी होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं इन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। तो मिनरल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर था। आगे है द इको ऑफ द साउंड ऑफ अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन इज हियर्ड आफ्टर 0.2 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द बॉय व्हेन स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। यानी देखिए, एक लड़का है यहाँ पर, सिंपल सी बात ऐसा कह रहा है कि एक लड़का है जो कि कुछ बोल रहा है तेजी से, और ये एक माउंटेन है, पहाड़ है, जहां से इसकी जो आवाज है वो टकरा करके वापस आने में इसको 0.2 सेकेंड का समय लगता है। यानी 0.2 सेकेंड बाद ये सुन सकता है अपनी आवाज को वापस से टकराने के बाद। तो हमको बताना है डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द बॉय, यानी ये डिस्टेंस हमको बताना है कि इस पहाड़ से इस लड़के की दूरी कितनी है। तो ये तो सिंपली आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल हो गया, इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेगा। आपको जब स्पीड दे ही दिया है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस आपको दिख रहा है, सॉरी डिस्टेंस आपसे पूछा गया है और टाइम आपको दिख रहा है 0.2 सेकेंड है, और स्पीड आपको गिवन है 342 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली आपका डिस्टेंस आ गया कितना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और ये आपका सिंपली कितना हो गया, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 68.4 मीटर। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपने कर दिया गलती, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये हमने क्या किया, जल्दबाजी में कर दिया। आई होप कि आपने सही किया होगा, बट ये हमने जल्दबाजी में कर दिया, ऐसा होता है क्योंकि ये हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो कितना डिस्टेंस हुआ, ये जो साउंड है यहाँ पर गए, यहाँ पर ये साउंड गया और वापस टकरा करके आया, यानी हमने तो जो डिस्टेंस निकाला यहाँ से यहाँ तक जाने का और वापस आने तक का निकाल दिया, जबकि हमको तो केवल बस इतना ही डिस्टेंस चाहिए था कि ये पहाड़ तक का डिस्टेंस कितना है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला इसका आधा करना होगा, क्योंकि हमने तो ये जा करके आ भी गए, हम लोग 2 बार इसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, तो ये इतना डिस्टेंस ना होकर के बल्कि इसका आधा हम अगर करते हैं तो ये 34.2 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ये आप गलत कर सकते हो, आप ये वाला डिस्टेंस निकाल देते हो, मैं ऐसा गलती करता था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है द टाइप ऑफ प्लांट सेल फाउंड इन मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज इज या आर, यानी प्रमुख प्रकार के पौधों के उत्तकों में पाई जाने वाली पादप कोशिकाओं का प्रकार इनमें से क्या है। तो ये आपका वेस्कुलर भी है, या फिर डर्मल, या फिर ग्राउंड, यानी संवहनी, त्वचीय और जमीनी, ये सारे के सारे कह रहा है कि ये आपके टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू के। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। तो इससे सस्ता सवाल कोई हो ही नहीं सकता कि किसका यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस का। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये जो रो है रेजिस्टिविटी है, जो कि इसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो तब रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप कम करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, राइट। आगे है इफ एन इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ इन अ कॉन्केव मिरर देन थ्रू विच पॉइंट डज दैट रे पास, यानी यदि कोई आपतित किरण अवतल दर्पण से उसी पथ से परावर्तित होती है तो वह किरण किस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो काफी आसान सा सवाल है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, अक्सर करके कॉन्केव लेंस के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका रे है, कह रहा है वो चाहे लेकिन टकरा करके उसी पाथ से वापस आ जाए। ऐसा केस तब होता है जब लाइट रे आपका, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से जा रहा होता है, ये यहाँ से गया और वापस टकराने के बाद यहीं से रिटर्न हो जाता है। तो ये आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डी आंसर करेक्ट है कि वक्रता केंद्र सी पर यदि ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र सी से अगर रे पास हो रही है तब ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी डायरेक्शन में, राइट। आगे है विच फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज बिटवीन द सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात है कि कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो जमीन की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच होता है। वहीं जो आपका फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि वस्तु की गति के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी आपको दे Na2CO3 और NaHCO3, तो जब भी बाई लगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई में ब आ रहा है तो ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। देखिए ब से बाई और ब से बेकिंग सोडा, तो अगर एक आपको पता है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे कभी। और जो बचा आपका सोडियम कार्बोनेट, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। तो हमसे सोडियम कार्बोनेट पूछा है, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, ये जो झाग उत्प्लवन प्रक्रिया आधारित है, किस पर आधारित है, ये आपका आधारित है अयस्क कणों का गीला होना, यानी वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स। ये आंसर हमारा करेक्ट है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन वेटिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स, यानी अयस्क कणों के गीले होने पर आधारित है। आगे है स्कर्वी, द सिम्टम्स ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स मे बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग डैश टू द डाइट। इतना आसान सा सवाल कौन पूछता है, विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने स्कर्वी का नाम सुना फिर विटामिन सी आपका ऑप्शन बनता था। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तत्व में श्रृंखला का गुण होता है। तो श्रृंखला बनाने का गुण होता है कौन से एलिमेंट में, यानी ये जो आपका जैसे कोई भी एलिमेंट है वो आपका ऐसे चेन बना ले, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके आज के क्वेश्चन रहे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और ये आप वीडियो को ना ही लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, तो अगर आपको पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।